Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Today, we'll have the Hindu analysis dated 29th October 2021. So, let's start today's discussion. The first statement states China rejects concerns over border law. India fears that new law will be used as a pretext to formalize the recent military moves. चाइना का ये बोलना है कि इंडिया को डर है ये चीज़ का कि अगर ये लॉ जो रहेगा तो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ले लिया जाएगा या इंडियन मिलिट्री ट्रूप्स के अगेंस्ट कोई एक्शन हो सकता है जिसके वजह से इंडिया ये लॉ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा. So, a day after India expressed a strong concern over the new land boundary law, which was passed by China, relevant countries would not make a wanton speculation over the normal legislation. चाइना का ये बोलना है कि अगर कोई नॉर्मल कंट्री होगा जिसको हमसे डर नहीं होगा वो इस एक्ट पर इतना एजिटेट नहीं करेगा या इस एक्ट के ऊपर इतना इशू नहीं बनाएगा जितना बड़ा इशू इंडिया बनाना है. ये चाइना का मानना है जो कि कहीं ना कहीं खुद को बचाने के लिए हम बोल सकते हैं वो लोग ये बोल रहे हैं. The law, Ministry of External Affairs said, also should not be used as a pretext to formalize any of the Chinese military recent moves from amassing thousands of troops in front of the areas. उनका ये बोलना है कि आप ये फॉर्मलाइज लॉ के ऊपर कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लो. यही चीज़ को इंडिया को बहुत डर है कि फॉर्मलाइज लॉ के नाम पे ये लोग कोई भी एक्शंस ले सकते हैं. सो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट द बॉर्डर लॉ डेजिग्नेट्स वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो चाइना ने इसका रिस्पॉन्स क्या दिया कि हमने जो ये फॉर्मलाइज लॉ लाया है या फॉर्मलाइज जो रूल बनाई है ये इसके लिए नहीं बनाई कि हम किसी के अगेंस्ट अटैक करें बट इट इज़ टू ब्रिंग न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर आर कंट्री. कैसे न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स? तो उन्होंने बोला कि हम इसके अंदर अलग अलग ड्रिलिंग करवाएंगे, अलग अलग एक्सरसाइजेस करवाएंगे, नए नए प्रोजेक्ट्स लाएंगे मिलिट्री ट्रूप्स के लिए. इसके वजह से ये लॉ लाया गया है अकॉर्डिंग टू चाइना. उन लोग का ये मानना है. So it will give various responsibilities for the Chinese military and local authority frontiers, calling it to carry out different drills for the local government to set up the development under that area. Among those projects are constructions of civilian settlements called Frontier Village in disputed area along India and Bhutan border. Responding to India's concern, China's foreign minister on Thursday stated that hope relevant countries will abide by norms and international relations. सो खुद को बचाने के लिए बोल रहे कि आई थिंक सो जो रेलिवेंट इंपॉर्टेंट कंट्रीज होंगे वो लोग हमारे चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे ना कि हमारे अगेंस्ट जाएंगे. Next thing is the boundary management. So this law consists of 7 chapters and 62 articles. कौन सा? जो ये formalized law इन्होंने लाया है उसमें 7 chapters हैं और इन टोटल 62 आर्टिकल्स है. सो ये जो है जितने भी आर्टिकल्स हैं ये क्लियरली क्या बता रहा है कि जो लीडरशिप सिस्टम है वो डिवाइडेड होगा. मतलब इनका जो ट्रूप्स है उसमें बाइफरकेशंस किए जाएंगे एंड इट विल गिव अ डिमार्केशन ऑफ द नेशनल बाउंड्रीज लॉ. सो बाउंड्री के मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं LAC वाला एरिया, ठीक है, हम लोग LAC वाला एरिया ले लेते हैं. सो अंडर फॉर्मलाइज लॉ ये लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग एक नया डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री बनाएंगे. अब ये अगेन इंडिया के लिए कंसर्न उठता है क्योंकि ये पार्ट रहा इंडिया का. उसमें भी डिमार्केशन में शायद वो लोग आगे की तरफ आकर डिमार्केशन बनाए कि हमारे लॉ के हिसाब से तो ये सही है क्योंकि ये हमारा पार्ट है. So it is a concern for the boundary management for India. It stressed that the main purpose for formulating and promulgating this law is to further coordinate, regulate and strengthen the boundary in the international fields. ताकि हम अपने इंटरनेशनल फील्ड्स जैसे चाइना के जितने भी बाउंड्री कंट्रीज़ हैं उधर ये चीज़ यूज़ कर सकें. तो जैसे अगर इंडिया में इधर यूज़ करें भूटान में सैंगटन सेंचुरी के पास में वो लोग ये चीज़ यूज़ कर ले कि ये हमारा पार्ट है, हम यहाँ पे डिमार्केशन कर सकते हैं. सो इस चाइना ने अपनी क्लियरली स्टेटमेंट बता दिया है कि ये हमारा लॉ ऐसा इसके लिए नहीं कि हमें इंडिया के अगेंस्ट कुछ करना है बट अगर इंडिया खुद को डेवलप्ड कंट्री या फिर बोल सकते हैं इंडिया अगर खुद को एक इम्पॉर्टेंट कंट्री मानता है तो वो हमारे इस लॉ को अबाइड करेगा ना कि इसके अगेंस्ट एजिटेट करेगा. सो देखते हैं इंडिया क्या स्टेटमेंट बोलता है इसके ऊपर आने वाले दिनों पर. नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट्स दैट
key US lawmakers bat for CAATSA sanction waiver. Now CAATSA sanction waiver के ऊपर हमने कुछ दिन पहले भी न्यूज़ पढ़ा था. मैंने आप लोगों को बताया था CAATSA का मतलब क्या होता है, जो कि ये क्वेश्चन में था कि इंडिया के ऊपर यूएसए CAATSA एक्ट इम्पोज करेगा कि नहीं. ठीक है. सो CAATSA की सिंपल मतलब अगर मैं बता दूं, अगर मैं बीइंग अ कंट्री, अगर मैं यूएसए हूँ, मैंने अगर नॉर्थ कोरिया को CAATSA लिस्ट के अंदर डाल दिया है कि अब से ये कंट्री के साथ मैं किसी भी तरह का ट्रेड नहीं करूँगा एज अ यूएस, एज अ कंट्री, नेशनल बेसिस पे. तो अगर कोई दूसरी मेरी फ्रेंडली कंट्री इनके साथ ट्रेड करेगा तो मैं उसको भी CAATSA एक्ट में डाल दूंगा कि अगर मैं नहीं कर रहा तो बीइंग माय फ्रेंड यू विल ऑल्सो नॉट डू इट, नहीं तो मैं तुमको भी CAATSA एक्ट में डालूंगा. 2019 से बात करें या 2020 में ये बहुत बड़ा इशू उठा था कि इंडिया को CAATSA में यूएस डालेगा कि नहीं. क्यों? क्योंकि इंडिया रशिया से जो है S-400 का मैकेनिज्म डिलीवरी करवाने वाला है दिसंबर में. ठीक है. और क्यों? क्योंकि रशिया को यूएस ने CAATSA एक्ट में डाल दिया है. करेंटली अगर मैं बात करूं, यूएस ने CAATSA के एक्ट के अंदर 3 या 4 कंट्रीज डाले हैं. एक हो गया ईरान, दूसरा हो गया साउथ कोरिया, तीसरा है हमारा रशिया, और चौथा बात कर रहे थे इंडिया और टर्की का. इंडिया एंड टर्की का क्या इशू? इंडिया का तो इशू मैंने बता दिया. सेम इशू टर्की के साथ भी है क्योंकि टर्की ने रशिया के साथ मॉस्को से S-400 की डिलीवरी मंगवाई है. तो उन्होंने वार्निंग उनको दिया था कि अगर आप और फर्दर डिलीवरी मंगवाओगे मॉस्को से तो हम आपको भी CAATSA एक्ट में डाल देंगे. इंडिया के अगेंस्ट अब तक ये नहीं लग पाया है बिकॉज इंडिया फ्रॉम बिफोर द इंडिपेंडेंस से अब तक कभी भी इन्होंने डायरेक्टली किसी भी कंट्रीज़ को ये नहीं डायरेक्ट सपोर्ट नहीं दिखाया. इंडिया ने हमेशा से NAM चला कर रखा है, दैट इज़ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. वी सपोर्ट यू, वी आर फॉर यू, बट डोंट कंसिडर इट कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे. क्योंकि जब कोल्ड वॉर का सिचुएशन हुआ था वर्ल्ड में और जब इंडिया को पूछा गया था कि आप कौन से कंट्री की तरफ जाना चाहेंगे, आप यूएस को सपोर्ट करेंगे कि सोवियत यूनियन को सपोर्ट करेंगे, उस टाइम भी इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, वी विल फॉलो द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. हमारी अगर ज़रूरत होगी तो वी विल हेल्प यू, बट डायरेक्टली हमें किसी के अंडर मत रखो. एंड दैट इज़ अ वेरी रीज़न कि इंडिया अब तक ये सब चीज़ों से बचा हुआ है. सो पहले आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल में क्या बताया है. देन CAATSA के बारे में आप लोग को थोड़ा अपडेट कर दूंगी कि रशिया का क्या है या कब CAATSA बना, जिनको CAATSA नहीं पता या जिनको CAATSA के एक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है. सो इंडिया लाइकली टू डिलीवर ऑफ S-400 फ्रॉम रशिया सून, दिसंबर में. क्योंकि रिसेंटली हमारे मिस्टर जयशंकर जब रशिया के मीटिंग में गए थे तो उस टाइम पे उन्होंने क्लियरली ये बताया था, आई थिंक सो मिस्टर जयशंकर गए थे, मिस्टर श्रृंगला गए थे, कि डिलीवरी तक S-400 की मतलब दिसंबर तक S-400 की डिलीवरी होने वाली है. सो की लॉ मेकर्स कंटिन्यू टू वॉइस देयर सपोर्ट फॉर द सैंक्शन वेवर फॉर इंडिया फॉर इट्स परचेज ऑफ S-400 missile defense system from Russia. India is likely to begin taking the deliveries in November, the potentially activating US sanction under 2017. ये एक्ट 2017 में बनाया गया था CAATSA, जिसका फुल फॉर्म इज काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट. ठीक है. हिस्ट्री ऑफ प्रोक्रूटमेंट में देखा है कि इंडिया ने हमेशा से मैकेनिज्म के बारे में बात करें, डिफेंस मिसाइल्स या सिस्टम्स की बात करें तो इंडिया ने हमेशा ही रशिया से प्रोक्योर किया है, रशिया से डिलीवरीज ली है. एंड तो ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या उनको डाला जाएगा कि नहीं डाला जाएगा, क्योंकि ये सेम चीज़ टर्की के साथ भी हुई है. टर्की को वार्निंग दे चुके हैं वो लोग इस चीज़ में. इफ़ आई से Turkey, a NATO ally, was expelled from America's F-35 program. ये F-35 प्रोग्राम क्या था? F-35 जो था एक कंसोर्टियम था, एक मीटिंग थी जिसमें कि एयरक्राफ्ट के मैकेनिज्म्स बनने के ये था, वो ग्रुप था जिसमें एयरक्राफ्ट बनता था यूएस के अंडर एंड इट यूज्ड टू बी सप्लाई जिसको भी चाहिए था. सो टर्की चाहता था इसका मेंबर बनने के लिए, बट यूएस ने उसको नहीं लिया उसमें, या यूएस ने उस लिस्ट में से टर्की को निकाल दिया बिकॉज उसी टाइम पर टर्की ने रशिया से S-400 मिसाइल्स की डिलीवरी ली थी.
President Joe Biden said in July Turkey will face further sanctions if it bought more major equipment from Moscow. So I don't think we are anywhere close to that yet, but I do think we need to find some of ramp and find some ways to move in a very positive direction. ये मिस्टर वॉल्ट्स का बोलना है. द कांग्रेसमैन co-authorized with US ambassador मिस्टर हेले इन दी फॉरेन पॉलिसी, उन्होंने ये चीज़ पब्लिश की थी कि इंडिया और इंडियन अमेरिकन जो हैं अभी फ़िलहाल के लिए मतलब इनके बीच में वाइट हाउस में बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं अलग अलग चीज़ को, जिसमें से एक हम कंसिडर कर सकते हो अफ़गानिस्तान के रिलेटेड था, और जो एयरबेस है आगे में न्यूज़ में हम देखेंगे कि चाइना ने एक एयरबेस स्टार्ट किया है तजाकिस्तान में. सो वो सब के रिलेटेड इंडिया और यूएस की बात हो रही है, बट इंडिया ने अभी तक पब्लिकली ये चीज़ नहीं क्लियर किया है यूएस को. एंड इंडिया ने हमेशा से बोला है कि हम डायरेक्ट किसी के साथ भी रिलेशन नहीं बनाएंगे. कि जैसे अगर मैंने बोल लिया इंडिया एज अ कंट्री क्या है सपोर्ट रशिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यूएस के साथ जाके दुश्मनी करूँगा. आई एम इंडिया एज अ कंट्री इज़ इक्वल फॉर ऑल. जस्ट लाइक रिसेंटली हमारा UNHRC की वोटिंग्स में मालदीव एंड अफ़गानिस्तान दोनों के प्रेसिडेंट चूज़ हुए थे. ठीक है, एट दैट टाइम इंडिया ने क्लियरली बोला था कि अफ़गानिस्तान को हमेशा से मैंने सपोर्ट दिखाया है, तो हम अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट के लिए वोट करेंगे, बट इट डजेंट मीन्स कि हम अब मालदीव्स के अगेंस्ट हैं. तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई है. एंड ये क्वेश्चन है एक तरह से कि इंडिया को इस एक्ट के अंदर से हटाया, मतलब इस एक्ट अंडर दिस काटसा इंडिया को वेव करेंगे कि इंडिया को भी इसके अंदर कंसिडर करेंगे. ठीक है, सो थोड़ा काटसा एक्ट के बारे में भी आप लोग को बता देती हूँ जिसको नहीं पता इसके बारे में. ओके, सो टर्की से चालू ये न्यूज़ जो है 2019 या 20 से चल रहा है, जब टर्की ने इसका प्रोक्यूरमेंट लिया था रशिया से. और काटसा की अगर हम बात करें, काटसा सिंपली मीन्स कि किसी भी कंट्रीज़ के अगेंस्ट आप ये चीज़ नहीं कर सकते. ठीक है, तो करेंटली टर्की को उस लिस्ट के अंदर नहीं डाला है. आपको सिर्फ इतना याद रहना चाहिए कि काटसा अगर न्यूज़ में है तो उसका मतलब क्या है, कौन सी कंट्रीज़ इसके अंडर है. अब तक काटसा के अंदर कौन सी कंट्री जैसे आने वाली है जिनको वार्निंग दिया है, जस्ट लाइक टर्की. ठीक है, और इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में काटसा के बारे में बात किया जा रहा है. सो यू कैन प्रिपेयर अ प्रॉपर मैटर ऑन इट कि बाय चांस कभी आंसर राइटिंग या प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आए तो यू आर वेरी वेल वर्स्ड विथ इट्स मैटर. ओके, नेक्स्ट, कल मैंने आपको बताया था पेगासस पे 2 आर्टिकल्स आए थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर कि पेगासस का क्या चीज़ है और क्यों वो वायलेट किया है हमारे इंडियन को. सो ईरान के फर्म या ईरान की तरफ से ये चीज़ इसराइल की तरफ से ये बोला जा रहा है पेगासस सोल्ड ओनली टू गवर्नमेंट्स. ठीक है, अब इसका क्या बोलना है ये भी मैं आप लोग को बता देती हूँ, सो आप लोगों को क्लियरली पता चलेगा. इसराइल ने क्या बोला कि हम ये नहीं बोलेंगे कि इंडिया ने ये चीज़ ख़रीदा हमसे, जो पेगासस जो फॉर्म जो हैकिंग वाला वर्जन है, हम ये नहीं बोलेंगे कि इंडिया ने हमसे ख़रीदा है. Accusing the Iran for the destabilization in the Western Asia region, the Israel ambassador to India said the newly announced Quad जो हमने देखा था इंडिया इसराइल UAE और US के बीच में जो क्वाड हुआ था, इट वॉज एन आउटकम ऑफ अब्राहम अकॉर्ड. अब्राहम अकॉर्ड के हिसाब से कैसा है, अकॉर्डिंग टू अब्राहम अकॉर्ड हमारी जो 2 कंट्रीज़ है जिनके बीच में कभी भी पहले कोई भी तरह का ट्रेड नहीं हुआ है, इसराइल और UAE. अब्राहम अकॉर्ड के हिसाब से इसराइल और UAE जो है दोनों एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक टाइज रख सकते हैं. सो ईरान के लिए एक कॉमन कंसर्न उठा था. ठीक है, क्योंकि इसराइल एज अ कंट्री जब इसराइल फॉर्म हुआ था उस टाइम पर सारे ही जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं या जो हमारा वो वाला पार्ट है UAE और ये सब जगह का, उन लोग ने रिजेक्ट कर दिया था कि हम इसराइल के साथ किसी भी तरह का ट्रेड नहीं करेंगे. इसराइल में 2-3 बार 1948 और ये सब टाइम पे बहुत बड़ा बड़ा अटैक भी करवाया था, बट इसराइल उसको भी झेल कर निकला. एंड धीरे धीरे भी लास्ट ईयर हमने देखा मोरक्को ने साइन किया कि मोरक्को इसराइल के साथ डील करेगा. उससे पहले UAE ने किया अब्राहम रिकॉर्ड के अंदर. तो ईरान डायरेक्टली अभी भी इसराइल के साथ डील नहीं करता, तो इसके लिए ईरान के लिए एक बड़ा कंसर्न है. Ambassador Nair Gillen said that media here during the visit to Israel. External Affairs Minister S.
Jaishankar had also put forward India's interest in Iran as a neighboring country. A day after Supreme Court asked the expert committee to inquire into the allegations of hacking using the Israel software Pegasus, the ambassador also emphasized that software could only be sold to the government but wouldn't comment on the government or whether the government has contacted the embassy. अब इन्होंने क्या डिप्लोमेटिक खेल खेला, इन्होंने क्या बोला कि पेगासस एज अ वायरस या पेगासस जो है हमारा स्पाईवेयर, हम ये डायरेक्टली किसी को नहीं देते, हम सिर्फ गवर्नमेंट्स को देते हैं अगर उनको चाहिए तो. पर उसके आगे उन्होंने ये भी नहीं बोला कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमें कांटेक्ट किया था कि नहीं, या इंडियन गवर्नमेंट ने हमें इसके बारे में बताया, मतलब इसके बारे में हमारे बात की कि नहीं. तो इट इज़ स्टिल नॉट क्लियर कि एक्चुअली इंडिया ने लिया है कि नहीं, क्योंकि वो लोग इसके बारे में बता नहीं रहे. The Abraham Accord has a huge potential for Israel and the regions, and in a way, I believe Iran has a lot to do with this, with the fear of sentiments of the region. So, इन्होंने क्या बोला कि अभी दूसरी खेल उन्होंने क्या खेली, पहले तो बोला हम सिर्फ गवर्नमेंट को देते हैं, दूसरा क्या बोला, ईरान को कहीं ना कहीं कंसर्न है, तो शायद ईरान ये चीज़ करवा रहा है. ठीक है, मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि यूएई और इजराइल के बीच में तो अब्राहम अकॉर्ड के हिसाब से डिप्लोमेटिक रिलेशन सेटअप हो चुके थे. रिसेंटली हमने इंडिया का देखा कि इंडिया ने क्वाड फॉर्म किया है उनके साथ. तो ईरान जो है आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी शायद ये चीज़ करवा सकते हैं, बट हम सिर्फ गवर्नमेंट्स को देते हैं. तो क्लियरली बीइंग अ प्रॉपर डिप्लोमेटिक आंसर वो दे रहे हैं, स्टिल नॉट सेइंग क्लियरली कि किसने करवाया है. So we are very much aware that India has its own interest on Afghanistan and Iran. They were put forward by Mr. Jaishankar. I think the discussion between the countries has its own interest and then see how it settles. मिलिट्री इश्यूज़ जो है, मिलिट्री इश्यूज़ उन्होंने ये बोला है कि जब ड्यूरिंग द इंटरव्यू और डिस्कशन उन्होंने ये चीज़ क्लियरली डिस्कस नहीं की, या हम बोल सकते हैं उन्होंने डिनाई कर दिया कि हाँ इज़राइल एज अ कंट्री और इंडिया एज अ कंट्री के बीच में कोई भी ऐसा अभी फ़िलहाल मिलिट्री हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है, या ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं हो रहा. अभी के लिए उन्होंने उसको डिनाई किया. लेट्स सी क्या एक्चुअली प्लानिंग हो रहा है. एंड स्टिल वी डोंट नो कि ये इंडियन गवर्नमेंट ने ही करवाई है या अब ईरान ने करवाया है या क्या है. या तो ईरान करवाएगा या तो इंडियन गवर्नमेंट करवाएगा. ईरान अगर करवाएगा तो ईरान हैज़ इट्स मोटिव बिकॉज आउट ऑफ इनसिक्योरिटी हो सकता है, और अगर इंडिया करवाएगा तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी खुले मुंह नहीं एक्सेप्ट किया, बट हाँ यस ये ज़रूर बोला है कि एक सेंस ऑफ प्राइवेसी का लेकर जो इश्यूज़ थे उसके लिए ये चीज़ हुई है. सो वी एग्जैक्टली डोंट नो अभी तक किसने ये चीज़ करवाया है. टू बी अपडेटेड, आप लोग को पता रहना चाहिए कि पेगासस वायरस को लेके क्या चीज़ न्यूज़ में चल रही है करंटली. Next article, support for the terror outfit doesn't attract the UAPA section. It clarifies the sections of 38 and 39 Act. Talking of its background, हुआ क्या है. So, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोला है, आप जस्ट बीइंग इन द नेम कि ये शायद किसी मतलब टेररिस्ट ग्रुप से मिला हुआ है या कुछ, आप ऐसे लोगों के अगेंस्ट डायरेक्ट UAPA के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते. ठीक है, क्योंकि हमारा आर्टिकल 38 और 39 क्लियरली वो स्टेट करता है. पहले आप लोग को बता देती हूँ सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग्स क्या है, देन मैं आप लोग को समझा दूंगी कि UAPA एक्चुअली है क्या. Supreme Court on Thursday held that mere associations with a terrorist organization as a member or otherwise is not sufficient to attract the offence under the Draconian Unlawful Activity Prevention Act of 1967. ठीक है, जस्ट बाई स्टेटिंग कि ये इंसान जो है इस टेररिस्ट अटैक या इस ग्रुप से इसका लिंक्ड है, आप उसकी अगेंस्ट डायरेक्टली UAPA की एक्टिविटी के एक्ट के अंदर एक्शन नहीं ले सकते, बिकॉज UAPA में आर्टिकल सेक्शन 38 और 39 क्लियरली बताता है कि किस किस चीज़ों पर आप एक्शन ले सकते हो. Associations or supports for a terror outfit should be accompanied with intentions to commit act or to further the activities of terrorist attack. जैसे कि मैं बताऊँ, अगर ये 2006 में जो हमारा हुआ था बॉम्बे अटैक, टेररिस्ट अटैक, उसको आप UAPA में कंसिडर कर सकते हो. क्यों? क्योंकि उनका एक मोटिव था. ठीक है, मोटिव के साथ हमने उनके एक्शंस देखे ऑल ओवर मुंबई में जो चीज़ हुआ. ठीक है, उनको पकड़ा जब हमने, तभी उनके गोल्स हमें पता चले.
राइट। सो उनके अगेंस्ट आप डायरेक्ट एक्शंस ले सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में क्लियरली बता देती हूँ कि यूएपीए है क्या। गिव मी अ मिनट। चलो, सो ये आप लोग क्लियर हो गया। यूएपीए अभी अगर हम बात करें, फुल फॉर्म आपको पता चल गया है। इट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। तो अभी रिसेंटली कुछ सालों से देखा गया है कि लोगों के अगेंस्ट जो है बहुत एक्शन, या हम बोल सकते हैं कि यूएपीए का यूज़ बहुत हो रहा है, ठीक है। 2019 से हमने नोटिस किया है इंडिया का क्राइम रिलेटेड टू एनसीआरबी वो भी बहुत बढ़ गया है। हमने देखा सुशांत सिंह राजपूत के केस से लेकर हुआ, देन अभी रिसेंटली शाहरुख खान के सन आर्यन खान के रिलेटेड हुआ। सो देन हमारे बॉलीवुड के स्टार्स के बीच में हम एनसीआरबी का बहुत ज़्यादा देखे, भारती का देखा हमने, हर्ष का देखा। सो ये सब के रिलेटेड एनसीआरबी का भी यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ यूएपीए का ओरिजिन या फिर वो कहाँ से आया है, ठीक है। ओरिजिन अगर हम बात करें, इट वाज फर्स्ट प्रोमलगेटेड इन 1967, ठीक है। 1967 में ये लाया गया था अंडर, अगर मैं बात करूँ, टेररिस्ट डिसरप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जिसको हम टाडा बोलते हैं। टाडा और पोटा के अगेंस्ट ये लाया गया था, टाडा एंड पोटा। टाडा क्या है, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और पोटा है आपका प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। सो ये दोनों एक्ट के अंदर हमारा यूएपीए जो है 1967 में लाया था, दैट इज दी ओरिजिन। अब एम्स की बात करें तो इसका एम क्या है, सबसे पहले जितने भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ या ऐसे कुछ एसोसिएशंस है इंडिया में उसको ख़त्म करना या उसका वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को बंद करवाना। दूसरी, किसी भी तरह का अगर ऐसा कोई एक्शन लिया गया है, कुछ ऐसी अनलॉफुल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की गई है बाय एन ऑर्गेनाइजेशन या बाय एन इंडिविजुअल, सो उनके अगेंस्ट ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस वो लोग लेते हैं, ठीक है। उनको ये एब्सोल्यूट पावर दिया गया है सेंट्रल। ये एक्ट जो है यूएपीए एक्ट, अंडर दिस एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको एब्सोल्यूट पावर दिया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अपने हिसाब से ज़रूर डिक्लेरेशंस कर सकते हो, बट एवरीथिंग हैज़ इट्स लिमिटेशन, बट अंडर द लिमिटेशन यू हैव अ राइट कि आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। इसमें पनिशमेंट क्या होता है, लास्ट टू लास्ट जो सीवियर पनिशमेंट है वो डेथ कैपिटल स्टेटमेंट या डेथ सेंटेंस रहता है इसमें भी, ठीक है। सो इट हैज़ अ डेथ पेनल्टी, अ लाइफ पनिशमेंट एज अ हाईएस्ट पनिशमेंट्स अंडर यूएपीए, ठीक है। बोथ, अगर कोई इंडियन भी पकड़ा गया है उसको लेकर या कोई फॉरेन नेशनल पकड़ा गया है, दोनों के अगेंस्ट सेम चीज़ों के चार्जेस लग सकते हैं। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियंस को ही लगेगा या बाहर वालों को पकड़ा गया तो उनको नहीं लगेगा। जो कसाब पकड़ा गया था उनके अगेंस्ट भी लगा था ये चीज़। सो इंडियन या फिर फॉरेन नेशनल दोनों के अगेंस्ट लगता है। प्रॉपर एक चार्जशीट जो होती है वो फाइल हुई जाती है, जिसको विद इन 180 डेज, अरेस्ट के 180 डेज के अंदर उसको कोर्ट के अंदर पेश करके केस का डिसीजन आपको देना पड़ता है। फिर यही एक्ट के अंदर जो है 2004 में एक अमेंडमेंट लाया गया था, जिसमें कि इसमें एक टर्म ऐड कर दिया गया था, दैट वाज टेररिस्ट एक्ट, ठीक है। कि अगर ऐसा, क्योंकि उससे पहले तक अगर ऐसा कुछ एक्ट होता था उसको हम सीधा अनलॉफुल बोलते थे, बट अनलॉफुल भी कैसे, टेररिस्ट के पर्सपेक्टिव से उसमें ये वर्ड ऐड कर दिया गया, दैट वाज टेररिस्ट एक्ट। देन अगेन 2004 के बाद 2019 में भी उसमें एक अमेंडमेंट लाई गई। अब इस अमेंडमेंट के अंदर क्या था, ओनली ऑर्गेनाइजेशन कुड बी डेजिग्नेटेड अर्लियर, बट अब ऐसा नहीं है, अब जो है इंडिविजुअल्स को भी आप पकड़ सकते हो। यूएपी के अंदर पहले सिर्फ एक एज एन ऑर्गेनाइजेशन को चीज़ें कंसिडर की जाती थी। 2019 के एक्ट के बाद एज एन इंडिविजुअल अगर कोई ऐसा कोई एक्शन ले रहा है तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो या उसको भी आप पकड़ सकते हो। सो अंडर दिस एक्ट हमारा एक ऑफिसर, मतलब एनआईए के एक ऑफिसर होते हैं नेशनल इंटेलिजेंस के, जिनको एक हायर रैंक मिला जाता है इसमें। उनके साथ ही ये चीज़ देखा जाता है कि प्रॉपर्टीज़ जो भी अगर टेररिज्म को लेके, तो वो प्रॉपर्टीज़ भी अपने अंडर ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं, टेररिस्ट के रिलेटेड सब एक्शंस वो लोग ले सकते हैं।
So somehow we can say this UAPA Act has strengthened the existing acts of India related to terrorism or related to such unlawful activities in India. UAPA के अंदर बेल मिलना ना के बराबर है, जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था पोक्सो दैट बच्चों के रिलेटेड जो था, सेम इसके में भी आपको बेल मिलना अलाउड नहीं है, आपका बेल रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, आपको एंटिसिपेटरी बेल भी नहीं मिलेगा अगर आप इसके अंडर पकड़े गए हो। एंड इट ऑल्सो स्टेट्स कि अगर एज एन इंडिविजुअल आप पकड़े गए तो आपके फंडामेंटल राइट्स भी कर्व होते हैं, ठीक है। ये इश्यूज़ है एक्चुअली, क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स सबका हकदार है, आप उसको किसी से नहीं ले सकते, बट इट इज़ एन इशू इन यूपीए, क्योंकि यूएपीए में क्या बोलता है कि इफ़ यू आर बीन होल्डेड एज एन इंडिविजुअल, आपके जो भी फंडामेंटल राइट्स है उसको भी वो लोग कर्व कर लेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से हम ड्रैकोनियन लॉ बोलते हैं, बिकॉज समहाउ वो हमारे लिमिट्स के बाहर जा रहा है इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। फिर ये इसके अंदर बात करें कितने बार ये चीज़ नोटिस की गई है कि एक पावर ऑफ गवर्नमेंट अनचेक रह जाता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, प्रॉपर रिवीजन नहीं किया जाता है इसका, और कन्विक्शन रेट भी इसके अंडर बहुत कम है। कन्विक्शन रेट इज़ ओनली 2.2%। जो केस रजिस्टर्ड हुए हैं अब तक उसके अंदर के कन्विक्शन सिर्फ 2.27 है, तो बहुत स्लो फेज में इसका काम किया जा रहा है। वे फॉरवर्ड में आप याद रख से हो यूएपीए के काम सुधारने के लिए आप प्रॉपर मिसयूज़ जो होता है उसको प्रिवेंट कर दो, फिर लॉ एनफोर्समेंट करंट सब जगह ढंग से लगा लो आप, देन आप रोल ऑफ जुडिशरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो जुडिशरी का कहीं ना कहीं काम अगर बहुत अच्छा होगा तो यूएपीए का काम अच्छा रहेगा। सो दिस वॉज अबाउट दिस एक्ट, ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट एक्ट जो कि कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड हो सकता है, बोल सकते हो। The next act states that should the NDPS Act be amended। ये एक इंटरव्यू लिया गया था, क्यों लिया गया था, क्योंकि करेंटली ये चीज़ नोटिस की गई थी कि पार्लियामेंट में हमारे यूनियन मिनिस्ट्री के जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर है उन्होंने प्रपोज किया कि NDPA एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट आना चाहिए। सो ये क्वेश्चनिंग के लिए गया, उनको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए कि क्या अमेंडमेंट आपको चाहिए, क्यों ऐसा लगता है, तो उसके ऊपर है, ठीक है। एनडीबीए क्या है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, जो भी मतलब जो अभी आर्यन जो खान के अगेंस्ट केस था और ये सब था वो एनडीपीए के अंदर किया जाता है। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, ठीक है। So Union Ministry of Social Justice and Empowerment has proposed certain changes to provisions of the NDPS Act of 1985। ये एक्ट 1985 का है, जिसमें रिसेंटली हम देखे थे आर्यन खान को पकड़ा गया, जिनको 25 दिन के बाद कल जाकर बेल मिली, एंड सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के हिसाब से ये नोटिस किया गया था कि आर्यन खान के पास ना ही किसी भी तरह के ऐसे ड्रग्स पाए गए थे, ना ही उनके अंदर कंजम्पशन मिला गया था, बट येस वो उस क्रूज़ पर थे उनके साथ, तो इसकी वजह से उनको पकड़ा गया था। देन बहुत सारे इश्यूज भी उठे कि शायद गलत एलिगेशंस लगाए हैं ताकि हमारे जो बॉलीवुड स्टार हैं, बॉलीवुड एक्टर जो हैं शाहरुख खान, उनके अगेंस्ट करने के लिए बहुत सारे अभी भी क्वेश्चन में है, बट येस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि एनडीपीएस के अंदर उनको पकड़ा गया था। तो हमारे जो मिनिस्टर हैं उनका ये रिकमेंडेशन है कि आप किसी मतलब ऐसे अगर आप देखोगे कि सबके पास इतने छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में ड्रग मिलेगा तो आप उनको पकड़ोगे एंड करोगे, इट्स बेटर आप थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट लाओ। या तो आप क्या कर सकते हो, उन्होंने ये बोला कि आप जो हमारा लॉ है उसको थोड़ा डीक्रिमिनलाइज कर दो, ताकि अगर किसी के पास छोटा भी पर्सनल यूज़ के लिए थोड़ा सा भी मिला तो आप उनको डीक्रिमिनलाइज कर दो। इतना बड़ा लॉ मत लगाओ, बट येस यू कैन टेक एन एक्शन अगेंस्ट इट। ये पूरा प्रोसीजर मत कराओ। ये एक छोटा सा रिकमेंडेशन दिया है मिनिस्टर की तरफ से to bring the amendment in NDPS. So one of the recommendation of the ministry is to decriminalize the possession of the narcotic drugs in a smaller quantity for personal purpose. Another suggestion is that person using drugs in a smaller quantity be treated as victims. आप उनको ज़रूर पकड़ो, उनके अगेंस्ट एक्शन भी लो, बट पूरा ये जो हम एक्ट करते हैं इसके अगेंस्ट उतना बड़ा एक्शन लेने से अच्छा है मेक इट लिटिल more easy for the functioning.
सो पहला क्वेश्चन उनको ये पूछा गया, फर्स्ट अरेस्ट एंड देन इन्वेस्टिगेट सीम्स टू बी द प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इज इट जस्टिफाइड? क्योंकि एनसीबी में कैसा, ये जो एक्ट है इसमें क्या होता है, आप पहले उनको अरेस्ट कर लेते हो देन इन्वेस्टिगेट करते हो। सो हमारे जो महेश भागवत मारी रिपू और मजहर हुसैन जो हैं, इन्होंने ये चेंजेस के लिए सजेशंस दिया था, तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। मिस्टर महेश भागवत ने क्या बोला, ये गलत है, क्योंकि प्रोसीजर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पहले आपको ड्रग्स को कॉन्फेस्टिकेट करना है, जो ड्रग्स, क्योंकि हमारा जो एनडीपीएस है इसका जो सेक्शन 50 आप देखोगे, इसके सेक्शन 50 में ये चीज़ बताया जाता है, ऐसे कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस में पर्सन से पहले जो वो क्वांटिटी आपको मिला है उसको आप कॉन्फेस करो, उसके बाद आप बाकी के ऑफिशियल जो प्रोसीजर्स है वो निभाओ। So when the officials stumble upon a person carrying a drug during a raid or a routine check, the drug must be seized in a front of gazetted officers. In case sudden development of the suspect is taken nearby, then you can do the other requirements. यहाँ पर हम क्या देखते हैं, पहले इंसान को पकड़ लेते हैं, इन्वेस्टिगेट चालू कर लेते हैं, एंड देन क्या निकलता है, जो कि रिसेंटली देखा कुछ नहीं निकला वर्थ उसका 25 दिन का। फिर हमने देखा था जब हमारे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, हमने देखा कितने महीने तक वो चीज़ केस चला, लास्ट टू लास्ट हुआ क्या, कोई अप्रूवल नहीं निकला कि एग्जैक्टली हुआ क्या था चीज़। तो इट्स बेटर आप जो एग्जैक्ट सेक्शन है उस हिसाब से चलो, ना कि आप अपने हिसाब से चीज़ें करो। सो उन्होंने बोला वो चीज़ गलत है, जिसकी वजह से हमें चेंजेस लाना है। दूसरा क्वेश्चन, इज देयर नॉट अ पॉसिबिलिटी ऑफ पीपल इन पावर मिसयूजिंग द एनडीपीएस एक्ट सिंस द ओनर्स इज अक्यूज टू प्रूव द इनोसेंस? अब इनका क्या बोला है कि एनडीपीए में जो काम करता है शायद वो भी इसके अगेंस्ट कुछ गलत एक्शंस ले सकते हैं, बिकॉज उनके हाथ में पावर है। I don't think so. You cannot manage all the people at a time. While tracking drug traces, investigators go from the consumers to drug supplier. Since the seize procedure is to be followed, there could be one magistrate one time seize drugs, another further investigation. तो उनका ये बोलना है कि ये करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूजुअली जब इन्वेस्टिगेशन होता है, जब ड्रग्स के पकड़ने के लिए हम जाते हैं, हमारे साथ प्रॉपर ऑफिशियल जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, वो रहते हैं, एक मैजिस्ट्रेट होते हैं। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल ना, इट इज़ नॉट सो ईजी टू प्रैक्टिस जिस तरीके से आप ये क्वेश्चन पूछे हो। व्हाट आर द चैलेंजेस दैट पुलिस फेस इन एनफोर्सिंग दिस एक्ट? सो उन्होंने बोला सबसे पहला चैलेंज, ये एक्ट जो लाया गया था 1985 में लाया गया था। 1985 के लाने के बाद ये क्या बोला गया है कि डेथ पेनल्टी जो है रिपीटेड ऑफेंडर्स पे आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो। सो सिंस जो ड्रग पेडलिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसको एक बड़ा चैलेंज बन गया है पुलिस के लिए टू कैच दैट पर्सन कि ये इसका सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन है कहाँ से ये चीज़ चालू हुई है, कहाँ तक ये पहुँची है, वो पूरा ट्रैक डाउन करना पुलिस के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, एक चैलेंज बन चुका है उनके लिए। और दूसरी चीज़ ये भी नोटिस की जाती कि ये ड्रग पेडलिंग जो है ये सिर्फ एक स्टेट को रिलेटेड नहीं, शायद साउथ से लेके नॉर्थ तक कहीं ना कहीं भी हो सकता है। सो येस, इट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर इंडियन पुलिस टू वर्क ऑन इट इन एंड स्टेट जुरिस्डिक्शन अपने, क्योंकि बीइंग इन द महाराष्ट्र पुलिस, मैं शायद गुजरात पुलिस या फिर मध्य प्रदेश के पुलिस में डायरेक्ट जाके वो एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि मेरा जुरिस्डिक्शन महाराष्ट्र तक ही है। तो वो भी स्टेट जुरिस्डिक्शन एक एरर, एक बैरियर बन जाता है, एक चैलेंज बन जाता है उनको लेकर। So no doubt we need to make distinctions between the drug peddlers and the end users. The person using the small quantity for a bracket can be held, but the action should be changed. ठीक है, सो ये चीज़ उन्होंने बोला। लास्ट क्वेश्चन उनसे ये पूछी गई थी, डीक्रिमिनलाइजेशन अपार्ट व्हाट अदर स्टेप्स कैन बी टेकन टू चेक द ड्रग मेनेंस इन द कंट्री? तो आपको क्या लगता है डीक्रिमिनलाइजेशन के अलावा और क्या इनिशिएटिव आप ले सकते हो टू चेक दी ड्रग की किस हद तक ये जा रहा है? देयर आर 3 क्रूशियल फैक्टर्स वी नीड टू अडॉप्ट टू एंड दिस ड्रग मेनेंस। While bringing up the words, parents must be able to talk to their children to assure them the all support for the problem. सबसे पहला चीज़ चालू होता है हाउस होल्ड से, दैट इज पेरेंट्स। ठीक है, म्यूचुअल ट्रस्ट शुड बी सो स्ट्रॉन्ग दैट फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल समटाइम्स इट कुड बी अ फ्रेंड इंक्लूडिंग द ड्रग once caught they can be trapped into a vicious cycle. So tackling this problem, first thing is parents should keep a check कि उनका बच्चा ये चीज़ कर रहा है कि नहीं, by having a proper friendly relation with your child. Second is the school, the formal institution.
टीचर्स, स्कूल्स, उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ नोटिस किया है करेंटली इंडिया में जो ये ड्रग्स है ये बहुत छोटी एज से बच्चे लोग करना स्टार्ट कर रहे हैं। बाय द एज ऑफ 15, 16, 17 वो लोग इस चीज़ में लग जाते हैं, दे गेट ट्रैप इन दैट साइकिल। सो जो हमारा फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है उनको चेक रखना चाहिए कि ऐसा कुछ उनके पास है कि नहीं, आर दे यूज टू इट या ऐसा कुछ। एंड थर्ड जो प्ले कर सकता है दैट इज़ द सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का इतना इंपॉर्टेंट हाथ है बिकॉज कितने बार चीज़ें हमें अवेयर नहीं रहती, बट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिविल सोसाइटी हेल्प अस टू नो बी अवेयर अबाउट इट। सो उनके हिसाब से ये 3 मेन बेसिस हैं जिस पर काम अगर करोगे तो शायद ये साइकिल ख़त्म हो जाए, या चाहे हम बोल सकते ये चीज़ें ख़त्म हो पाएगी। तो उनका ये बोलना था रिलेटेड टू NDPA एक्ट। देखते हैं इसमें अमेंडमेंट आता है कि नहीं पार्लियामेंट के तरफ से। सो दैट वॉज फॉर टुडे। आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।